नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए भारतीय कृषि को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अद्यतन आंकड़ों सहित सभी जानकारी को देखेंगे और साथ में कृषि से जुड़े एक भी प्रश्न आपका एलटी ग्रेड एग्जाम में अब गलत नहीं होगा। तो आप लोग परीक्षा से पहले इसे एक बार अवश्य देख करके जाइएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे भी रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। यदि आप 12 महीने या अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। ये ऑफर आपका 25 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक वैलिड है। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहाँ पे यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप डिटेल देख सकते हैं। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, या फिर आप यूपी एग्ज़ाम 10 भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अनअकैडमी पे विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, और इसमें आपको फुल मार्क्स ये 200 का होगा और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है। और इसमें फर्स्ट रैंक आने वाले कैंडिडेट को 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि 1 ईयर का आपका रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकेंड और थर्ड रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और फोर्थ से लेके 25 रैंक तक 25% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, वो भी 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर। तो लैंग्वेज टेस्ट का लैंग्वेज दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश और हिंदी। तो इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यूज जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं तो कृषि से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो कृषि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि का पहला साक्ष्य वह नौपाषाण काल में मेहरगढ़ से मिला था। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कृषि का पहला साक्ष्य किस काल में प्राप्त हुआ था, तो नौपाषाण काल हो जाएगा, और नौपाषाण काल में यह मेहरगढ़ से मिला था। और 1960 के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और छोटी जोतों एवं बढ़ते शहरीकरण ने भारत में कृषि विस्तार को कम अवश्य किया है, लेकिन आज भी भारत की आधी आबादी वह कृषि कार्य में ही संलग्न है। अब हम लोग देखेंगे कि फसलों का वर्गीकरण, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला है इसमें कंटूर क्रॉप। कंटूर क्रॉप ये इन फसलों का मुख्य उद्देश्य भूमि तथा जल संरक्षण होता है, और यह फसलें समोच्च रेखा पर उगाई जाती हैं। ऐसी कृषि पहाड़ी ढलानों पर प्रमुख रूप से की जाती है। सेकेंड है आपका कवर क्रॉप। कवर क्रॉप ऐसी फसलें भूमि को ढक कर रखती हैं तथा भूमि को क्षरण से बचाती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह से फैल जाती हैं, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव कम हो जाता है, जैसे कि शकरकंद, मूंगफली, उड़द, लोबिया, ये सभी फसल इसमें आते हैं। अगला है ट्रैप क्रॉप। तो ट्रैप क्रॉप एक खेतों को कीट पतंगों और खरपतवार से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल लगाई जाती है उन्हें हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। जैसे कि कपास के पौधों को कॉटन रेड बग नामक कीट से बचाने के लिए चारों तरफ मेड़ों पर भिंडी के पेड़ उगा दिए जाते हैं, जिससे कीट भिंडी पर ही उलझ कर रह जाते हैं। उसके बाद आपका कैश क्रॉप या जिसे कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं। तो ऐसी फसल जिनको बेचकर तुरंत धन प्राप्त किया जा सके, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो जूट हो गया, कपास हो गया, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, या इसे वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं।
अगला है बागानी फसलें, तो इनको रोपड़ फसल भी कहते हैं। भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत काजू आ जाएगा, नारियल, सुपारी, कोकावा आ जाएगा और रबर आ जाएगा। ये सभी जो है आपका बागानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी क्रॉप, तो कुछ विशिष्ट फसलों से तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनकी खेती की जाती है, जैसे कि जेट्रोफा हो जाएगा, गन्ना, आलू, टेपियोका, मक्का, ये सभी आपका एनर्जी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारतीय फसल चक्र, तो भारतीय फसल चक्र में सबसे पहला है रबी की फसलें। तो रबी की फसल समय इसका अक्टूबर से मार्च है, यानी कि अक्टूबर में रबी फसलों की बुवाई की जाती है और मार्च अप्रैल तक इसे काट लिया जाता है। प्रमुख फसलें इसमें हैं चना है, मटर है, गेहूं है, जौ, आलू, अलसी, सरसों, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है खरीफ की फसल, तो खरीफ का फसल जो है इसका समय देखा जाए तो जून जुलाई से लेकर जो है सितंबर अक्टूबर तक है। तो प्रमुख फसलों में है ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, उड़द, ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जायद, तो जायद का जो समय है वह मार्च से लेकर जून तक, और प्रमुख फसलों में देखा जाए तो खरबूज आ जाएगा, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सभी जायद फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब है फसल उत्पादन, तो फसलोत्पादन अर्थात सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। तो फसलों का वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फसल सघनता। फसल सघनता क्या होता है? तो फसल सघनता के अंतर्गत एक ही खेत से एक कृषि वर्ष के दौरान कई फसलें प्राप्त की जाती हैं और इसे जो है निम्न सूत्र से स्पष्ट किया जा सकता है। इसका फार्मूला होता है फसल गहनता बराबर एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणे 100। तो फसल गहनता ये निकालने का फार्मूला है। कृषि जनगणना 2017-18 के अनुसार भारत की फसल सघनता कितनी हो गई है? तो 142 हो गई है। अब विश्व के 3 शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र देखा जाए 2018 डाटा के अनुसार, तो चीन पहले स्थान पे है, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर भारत है। उसके बाद है भारत के 3 शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य। तो शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, पंजाब इसमें तीसरे स्थान पर है और ये मात्रा के आधार पर डाटा दिया गया है। अब अगला है खाद्यान्न फसलें, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे गेहूँ। गेहूँ तो जलवायु देखा जाए तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का जो है पौधा है और जो है टी एस्टिवम, ये संपूर्ण भारत में जो है गेहूं की इस प्रजाति की खेती होती है और इस प्रजाति की खोज का कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को है, जिसे उन्होंने मैक्सिको में विकसित किया था और नॉर्मन ई बोरलॉग के पास जो अमेरिकी नागरिकता थी। उसके बाद अगला है नोरिन 10, तो ये बौनी प्रजाति का गेहूँ है और भारत में हरित क्रांति के दौरान प्रयोग की गई गेहूँ की किस्में जिसमें है आपका लेरमा, रोजो 64, ए सोनारा 64, तो ये जो है गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला है ईमर गेहूं, तो ये दक्षिण भारत में प्रचलित गेहूं की किस्म है। फिर है ट्रिटिकेल, तो गेहूं एवं राई के मध्य क्रॉस के परिणाम स्वरूप पैदा हुई गेहूं की किस्म है ट्रिटिकेल। और गेहूं में सामान्यतः मिलने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो सबसे पहला है इसमें कार्बोहाइड्रेट, जो कि 65 से 70% तक पाया जाता है। उसके बाद दूसरे पर है प्रोटीन 8 से 15%, वसा 2%, अन्य खनिज में 2% है। और गेहूं में पाए जाने वाले विटामिन कौन से हैं? तो B1, B2, B6 और विटामिन ई पाए जाते हैं। गेहूं की पिसाई के समय इन विटामिनों का ह्रास हो जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की ही दृष्टि से विश्व में धान के बाद गेहूं वह दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो इसमें आप लोग देख लीजिए, रस्ट है। रस्ट 3 प्रकार का होता है, एक येलो रस्ट होता है, दूसरा ब्राउन रस्ट और तीसरा होता है ब्लैक रस्ट। उसके बाद करनाल बंट, ये गेहूं में लगने वाला रोग है। और अनावृत कंडुआ रोग, झुलसा रोग, ये सभी गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। तो रोग का नाम जो है पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका गेहूं की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? गेहूं की प्रजातियां, तो सोनालिका है, कल्याण सोना है, राज 3077 है, मैक्रोनी है, पूसा सिंधु गंगा है, गिरजा गोमती है, देश रत्न है, भवानी है, चंद्रिका है, कंचन, पूसा बेकर, मुख्यतः बेकरी उद्योग के लिए विकसित गेहूं की किस्म है पूसा बेकर। अब है शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य,
जो कि लेटेस्ट डाटा दिया गया इसमें 19 पीस। उसके बाद है शीर्ष गेहूं उत्पादक राष्ट्र। तो राज्यों में देखा जाए उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है पंजाब। यदि विश्व की बात करें तो चीन पहले स्थान पर है गेहूं उत्पादन में, भारत दूसरे स्थान पर है और रूस तीसरे स्थान पर है। अब आते हैं चावल पर। तो चावल जो है उत्पत्ति इसका है दक्षिण पूर्व एशिया। औसत तापमान इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर। चावल एक जो है स्वपरागित फसल है और बुआई का समय इसका जून जुलाई है। अजोला और नीलहरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में नत्रजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब डेपोंग मेथड क्या होता है? तो डेपोंग मेथड ये चावल उत्पादन की यह विधि फिलीपींस तथा जापान में प्रचलित है। इस विधि में रोपनी हेतु पौधे 12 से 15 दिन में पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अब चावल में पाए जाने वाले खनिज तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन इसमें 6 से 7% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट 75%, वसा 3% पाया जाता है और अन्य खनिज में इसमें 1.2% पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2004 को जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष भी घोषित किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। जया ये भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति है। पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि औस ये आपका सितंबर अक्टूबर में, अमन जाड़े में तथा बोरो ये गर्मी में उगाया जाता है। चावल की कुछ प्रमुख किस्में हैं, जिसमें आपका बरानी दीप है, शुष्क सम्राट है, माही सुगंधा है, पूसा सुगंधा है, साकेत है, कावेरी है, जया है, बाला, कृष्णा, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, कांची, जमुना, लूना और श्री ये सभी जो है चावल की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। अब है बासमती चावल की किस्म, जिसमें आपका पूसा RH10 आ जाएगा, गंगा आ जाएगा, सुरुचि है। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है। चावल के धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं ये नष्ट हो जाता है। इसके अलावा पालिश किए हुए चावल की ऊपरी परत से भी थायमिन नष्ट हो जाता है। फलतः इसके अधिकांश सेवन वाले क्षेत्रों में लोग बेरी रोग से पीड़ित मिलते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। तो पालिश किए हुए चावल से जो है आपका और अधिकांश यदि आप इसका सेवन करते हैं तो बेरी रोग जो है हो जाता है। अब है चावल में लगने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है खैरा रोग, दूसरा है पत्ती का भूरा धब्बा, झुलसा रोग है और छोका रोग। ये चावल में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। अब बात करते हैं शीर्ष चावल उत्पादक राज्य और शीर्ष चावल उत्पादक देश। तो चावल उत्पादन में राज्यों में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर पंजाब है। और देश की बात करें तो चीन चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर है, भारत इसमें दूसरे पर है और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है। अब है मक्का। तो मक्का एक उभयलिंगी पौधा है, अर्थात इसमें एक ही पौधे पर नर तथा मादा पुष्प होते हैं और इसको अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का से बायोडीजल व एल्कोहली पेय बनाया जा सकता है। मक्का तीनों ऋतुओं की फसल है, अर्थात यह वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। तो यदि जो है प्रश्न पूछा जाए कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मक्का ध्यान दीजिएगा। मक्के के दाने में 80% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्के में लगने वाले रोग में झुलसा है, तुलसीता रोग है। और मक्के की प्रमुख किस्में यानी कि प्रजातियां प्रताप है, प्रगति है, पूसा अली है, शंकर 5 है, दक्कन शंकर है, विवेक, मक्का 11 है, गिरजा है, उसके बाद सरधामढ़ी है, शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2। ये सभी मक्के की प्रमुख किस्में यानी कि प्रजातियां हैं। मक्के का जन्म स्थान मध्य अमेरिका है और मक्का की पत्तियों का शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है जिंक की कमी का। और सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में ही पाया जाता है। अब शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं और शीर्ष देश कौन से हैं? तो राज्यों में देखा जाए कर्नाटक मक्का के उत्पादन में पहले स्थान पे है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर तेलंगाना है। और देश की बात करें तो इसमें USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर ब्राज़ील है। अब अगला जो फसल है वह है बाजरा। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से बाजरा भारत की तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता होती है।
अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरे में पाई जाती है। बाजरा में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला है अर्गट रोग, दूसरा है कंडुआ रोग, तीसरा है हरित बाल। तो ये बाजरा में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। बाजरे का जन्म स्थान अफ्रीका है। अब जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनमें अन्न भंडार करते समय दानों में नमी 14% से कम होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय होता है। दक्षिण भारत के अन्न भंडार की उपमा कावेरी घाटी को प्रदान की गई है। C4 पौधा मक्का, बाजरा, ग्वार एवं गन्ने को कहते हैं। इसमें जड़ तना प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बन युक्त ऑक्जैलो एसीएट बनता है। और शीर्ष बाजरा उत्पादक राज्यों में देखा जाए, राजस्थान पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पर है। अब है दलहनी फसल। तो दलहनी फसल उत्पादन में आप देखेंगे लेगूम कुल की फसलों को दलहनी फसल कहते हैं। दलहन में सबसे अधिक योगदान चना और उसके बाद अरहर का है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं आयातक है। और भारत में दालों का अत्यधिक उपयोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद दालों को आयात करना पड़ता है। इसलिए सामान्यतः दाल भारत से निर्यात नहीं की जाती है। देश में कुल उत्पादित दलहन का 63% रबी में तथा 37% वह खरीफ में होता है। लोबिया और मूंग दलहन चारा और हरी घास के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दलहनी फसलें ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। राजमा ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। और ये आपका लोक सेवा आयोग में पूछा गया है, उसके अनुसार दिया गया है। तो पूछा गया था कि कौन सा जो है दलहनी फसल जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, तो उसमें राजमा आपका सही था। अब भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में स्थित है, आपको पता ही होगा। अगला जो फसल है वह ग्वार। इसका उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है, परंतु पिछले 1 दशक से सेल गैस निष्कर्षण में ग्वार गोद का प्रयोग किया जा रहा है, जो ग्वार के बीजों से निकलता है। इस कारण ग्वार की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अरहर की किस्म में तो इसमें आपका मालवी चमत्कार है, बहार है, आज़ाद है, अमर, पारस, पूसा 16 और उकठा रोग ये आपका अरहर में ही लगता है। मटर की प्रमुख किस्में तो इसमें अपर्णा है जो कि पत्ती विहीन प्रजाति है, सपना है, रचना। ये मटर की प्रमुख जो है प्रजातियां हैं। अब है सोयाबीन। तो सोयाबीन एक दलहनी फसल है, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसको तिलहनी फसलों में भी रखा जाता है। तो सोयाबीन याद रखिएगा, ये आपका दलहन में भी आता है और तिलहन फसलों के अंतर्गत भी आता है। इसमें 40 से 45% प्रोटीन होता है और 22% तक इसमें तेल पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन यदि देखा जाए तो आपका सोयाबीन में ही पाया जाता है। इसकी खली उच्च कोट का पशु चारा होता है। सोयाबीन के शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पर है महाराष्ट्र और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। शीर्ष चना उत्पादक राज्यों में देखें तो राजस्थान पहले स्थान पे है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। अरहर उत्पादन में देखा जाए तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। उड़द और मूंग की फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं। अब आते हैं तिलहनी फसल। तो भारत में 72% तिलहनी फसलों की वर्षाधीन कृषि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन में पर्याप्त उतार चढ़ाव आता रहता है। यह एक नकदी फसल है। इसके अंतर्गत सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तोरिया इत्यादि प्रमुख फसल हैं। अब है देश के कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि पूछा है देश के कुल कितने जो है प्रतिशत कृषि क्षेत्र पर तिलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो 15% भाग पर, अर्थात खाद्यान्न वर्ग की फसलों के बाद इनका दूसरा प्रमुख स्थान है। अब अगला है मूंगफली। तो मूंगफली की प्रमुख किस्म में देखा जाए तो चंद्रा है, कौशल है, चित्रा 64 है, धीरज 101 है। मूंगफली में तेल की मात्रा 45% और प्रोटीन 30% तक होता है। इस कारण इसे दूध की तरह ही संपूर्ण आहार मानते हैं। पेगिंग मूंगफली विकास की एक प्रक्रिया है और यह एक स्वपरागित फसल है। मूंगफली में पोलीफली रोग का कारण कैल्शियम की कमी है और मृदा कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में मूंगफली अपवर्तन अवरोधी फसल के रूप में उगाई जाती है। मूंगफली में लगने वाला रोग इसमें टिक्का रोग है, चारकोल रोट। ये
मूंगफली में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। मूंगफली उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य देखा जाए तो गुजरात पहले स्थान पर है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर है तमिलनाडु। अब आते हैं सूरजमुखी। तो सूरजमुखी ये भी आपका तिलहनी फसल है और जो है ये रूस से भारत में आई थी। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक पाया जाता है और जो मानव धमनियों में एकत्रित खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का ये कार्य करता है। सूरजमुखी के शीर्ष उत्पादक राज्य देखा जाए तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, दूसरे पर बिहार है। नेक्स्ट आपका सरसों। तो सरसों के तेल में एरुसिक एसिड पाया जाता है, यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और सरसों की खल्ली यानी कि केक में ग्लूकोसिनोलेट्स की उपस्थिति के कारण यह प्रोटीन का स्रोत नहीं माना जाता और यह वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है तथा घेघा भी उत्पन्न करता है। इसीलिए सरकार के द्वारा तेल में ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा की सीमा 0.5% निर्धारित की गई है। शीर्ष सरसों उत्पादक राज्य देखा जाए तो राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे पर है हरियाणा, तीसरे पर है उत्तर प्रदेश। फाइलॉडी एक महत्वपूर्ण रोग है किसका? तिल का। अब है व्यापारिक फसल उत्पादन। तो इसमें आपका कपास पहले है। तो भारत ये विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म की विकसित हुई और सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। कपास के रेशे इसके बीज से प्राप्त होते हैं। कपास को श्वेत स्वर्ण यानी कि व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। कपास की प्रमुख किस्में अकोला है, सुजाता है, देसी श्यामली है, सुवित विकास है, लोहित यूपी है और कपास के बिनौले में 19% खाद्य तेल भी पाया जाता है। अब देखते हैं शीर्ष कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात पहले स्थान पे है कपास के उत्पादन में, दूसरे पर तेलंगाना है, तीसरे पर महाराष्ट्र है। और नेक्स्ट है आपका जूट। तो कपास की भांति यह भी एक नकदी फसल है जूट, और जूट के पौधे से रेशे को अपगलन विधि के द्वारा तने की छाल के नीचे से प्राप्त किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए नई जलोढ़ मृदा व 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा तक की आवश्यकता होती है। और शीर्ष जूट उत्पादक राज्यों में देखा जाए पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, दूसरे पर बिहार है, तीसरे पर असम है। और यदि राष्ट्र यानी कि देश की बात करें तो भारत जो है जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर है, दूसरे पर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है गन्ना। तो गन्ना भी एक नकदी फसल ही है और भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में की गई थी। और रंगराजन समिति का संबंध चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने संबंधी मामलों पर विचार करने से है। तो यदि क्वेश्चन पूछा है रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने संबंधी मामलों पर विचार करने से है। गन्ने में लगने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो रेड रॉट यानी कि तना सड़न रोग जो है ये गन्ने में लगने वाला रोग है। पायरिल्ला गन्ने की फसल का कीट है। गन्ने के बीज शोधन हेतु एल्गोल कवक नाशी का प्रयोग किया जाता है और सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पे हैं, तो महाराष्ट्र में है। अब है शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर कर्नाटक है। नेक्स्ट है तंबाकू। क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है, तो ये तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्यूरिंग कहलाती है। भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर मई 2004 से ही प्रतिबंध है। और शीर्ष तंबाकू उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो चीन पहले स्थान पर है तंबाकू के उत्पादन में, भारत दूसरे पर है, ब्राज़ील इसमें तीसरे स्थान पर है। और तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जो है 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका चाय। तो चाय के पौधे को चीन से 1834 ईस्वी में भारत में खेती करने के लिए मंगाया गया था और जड़ों में पानी न रुके इसलिए पहाड़ी ढालों पर इसकी खेती की जाती है। ठंडी हवा व ओला चाय के लिए हानिकारक है। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है चाय के लिए। अम्लीय तथा ह्यूमस युक्त मृदा की आवश्यकता होती है। और शीर्ष चाय उत्पादक राज्य देखा जाए तो असम पहले स्थान पर है, दूसरे पर है पश्चिम बंगाल, तीसरे पर है तमिलनाडु। देश की बात करें तो चीन चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, केन्या तीसरे स्थान पर है। केन्या विश्व में शीर्ष चाय निर्यातक राष्ट्र है। तो यदि पूछा है शीर्ष चाय निर्यातक राष्ट्र कौन सा है, तो केन्या है। यहाँ उत्पादक दिया गया, उत्पादक में चीन पहले स्थान पर है। भारत चाय के उत्पादन और उपभोग दोनों में ही दूसरे स्थान पर है, यानी कि उत्पादन में भी और उपभोग में भी भारत चाय के दूसरे स्थान पर है।
अब है अगला कहवा। तो भारत में काफ़ी एक जो है उष्णकटिबंधीय एवं नकदी फसल है और 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इसके लिए। ढलुआ भूमि की आवश्यकता होती है और 17वीं शताब्दी में फ़कीर बाबा बुदन द्वारा जो है अरब से कहवा लाकर कर्नाटक राज्य चिकमंगलूर जनपद में रोपित किया गया था। कहवा अधिक धूप नहीं सहन कर पाता, इस कारण आसपास छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। कहवा की किस्में तो इसमें अरेबिका है, रोबस्ता है और लाइबेरिका है। भारत में कहवा की दो प्रमुख किस्में अरेबिका और रोबस्टा की ही खेती की जाती है और सर्वाधिक जो है वह रोबस्टा की खेती की जाती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा है तो वह अरेबिका। अब शीर्ष कहवा उत्पादक राज्य देखा जाए तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, केरल दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। और राष्ट्र यानी कि देश की बात करें कहवा उत्पादन में तो ब्राज़ील पहले स्थान पर है, दूसरे पर वियतनाम है, तीसरे पर कोलंबिया है। तो क्रम भी कभी कभी पूछा गया है एग्जाम में। और महत्वपूर्ण फैक्ट जो है उनमें भारत में जोतों का आकार, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। सीमांत जोत यह 1 हेक्टेयर से कम भूमि को कहा जाता है जो कि 67.10% सीमांत जोत हैं भारत में। छोटी जोत का आकार जो है वह 1 से 2 हेक्टेयर तक है जो कि 17.91% है भारत में। अर्ध मध्यम तो ये 2 से 4 हेक्टेयर को कहा जाता है और ये 10.04% है। मध्यम जोत का आकार 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक है और यह 4.2% तक पाया जाता है। बड़ी जोत वह 10 हेक्टेयर से अधिक को कहा जाता है जो कि भारत में 0.7% है। तो ये जो है फैक्ट आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है तो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड भी आपका दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है और इसकी शुरुआत हुई थी 1964-65 में। रजत क्रांति ये अंडा और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। सुनहरी क्रांति बागवानी और उत्पादन में वृद्धि से है। सदाबहार क्रांति और हार्वेस्टिंग तो मिट्टी को उन्नत बनाने से है, किसानों को लोन दिलाने से है और रेन वाटर से है और कृषि शोध को बढ़ाने से है। अब है धूसर क्रांति तो यह उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से है। काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेल कोयला व एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि को है और पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। अब पीली क्रांति तो यह पता ही होगा खाद्य तेलों और तिलहन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति तो इसमें सारी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के परिणाम स्वरूप 2000 ईस्वी में नई कृषि नीति भी लागू हुई थी। अब है स्थानांतरित या झूम कृषि। तो झूम कृषि के तहत पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे कि लकड़ी की हलों के साथ जो है जुताई कर बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों यानी कि प्राय 2 या 3 वर्ष तक जब तक मृदा में उर्वरता बनी रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके बाद इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग आते हैं। अब जो है दूसरे जगह वन भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। इस प्रकार झूम कृषि यह स्थानांतरणशील कृषि है जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर खेत बदलते रहते हैं। अब है कुछ प्रमुख स्थानांतरित कृषियाँ जैसे कि दीपा। तो दीपा ये छत्तीसगढ़ में कहा जाता है और बस्तर संभाग में जो स्थानांतरित कृषि दीपा कहा जाता है। जारा एवं ईरिका ये दक्षिण भारत में कहा जाता है। कुमारी पश्चिमी घाट में कहा जाता है। कमान ब्रिंगा व पामाडरबी ये उड़ीसा में कहा जाता है। खोल ये आपका हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। वलरा राजस्थान में। बीरा मसान बेवार और डाहिया ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है। झूमक ये उत्तर पूर्वी घाट में कहा जाता है। कृषि के विशिष्ट प्रकार में आपका सेरीकल्चर है जो कि रेशम उत्पादन के लिए है। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत कृषि से संबंधित है। पीसी कल्चर मछली उत्पादन से। एपी कल्चर शहद उत्पादन ये हेतु मधुमक्खी उत्पादन से है। ओलेरी कल्चर ये पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि से संबंधित है। बर्मी कल्चर केंचुआ उत्पादन से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी फसल के उत्पादन से संबंधित है। वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से है। सिल्वी कल्चर ये वन्य संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित। अब है हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। तो हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल
साग सब्जियों, फूलों, मसालों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। इसके जो है निम्नलिखित भाग हैं। तो पहला है इसमें शाकोत्पादन, जिसे ओलरी कल्चर कहते हैं। दूसरा है फलोत्पादन, जिसे पोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है पुष्पोत्पादन, जिसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। मसाले हैं, सब्जी एवं फल संरक्षण है। फलोत्पादन, तो विश्व के कुल फल उत्पादन का लगभग 11% भाग उत्पादित कर विश्व में फल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है भारत। भारत जिन फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उनमें आम है, पपीता है, नींबू और केला है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन फल यदि देखा जाए तो केला है, दूसरा आम है, तीसरा नींबू वर्ग है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले फल कौन से हैं? तो आम है, नींबू वर्ग है और केला है। शीर्ष फल उत्पादक राज्य, तो आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पहले स्थान पे है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। आभासी फल क्या होता है, जिसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं? तो जब फल का उत्पादन अंडाशय से ना होकर पुष्पासन, वाह दल आदि से होता है तो ऐसे फलों को हम आभासी फल कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, कटहल है, लीची और अनानास, ये सभी आभासी फल के अंतर्गत आते हैं। अब है आपका हेस्पेरिडियम फ्रूट्स, जिसमें आपका संतरा आता है, नींबू वर्ग आता है, हेस्पेरिडियम फ्रूट्स के अंतर्गत आता है। अब है सोरोसिस फ्रूट, जिसमें सहतूत है, अनानास है, कटहल है। आम, तो आम के पेड़ में द्विलिंगी व एकलिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। पके आम में विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आम की प्रमुख किस्में हैं, तो आम्रपाली है जो कि दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से पैदा हुई आम की संकर किस्म है आम्रपाली। सिंधु है, इस किस्म में फल में गुठली नहीं होती है, यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है सिंधु। नीलम, तो यह किस्म मुख्यतः दक्षिण भारत की किस्म है जो वर्ष में 2 बार फसल देती है। निरंजन, तो यह एक बेमौसमी किस्म है, बेमौसमी किस्म है। इस किस्म के पेड़ जून जुलाई से नियमित फलते हैं। हाफूस, जो जिसे अल्फांसो भी कहा जाता है, केसर है, गुलाब खास है, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा प्रतिमा है, पीताम्बरा है, ये सभी आम की प्रजातियां हैं। अब है आम में लगने वाले रोग, तो गुच्छा रोग आम में लगता है और स्पंजी टिश्यू है रोग, मीलीबग रोग है, ब्लैक टिप रोग है। फलों से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तो उसमें बंची टाप एक विषाणु जनित रोग है जो माहू द्वारा फैलता है। केले में पनामा म्लानी रोग कवक द्वारा होता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ए तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पपेन, ये पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है और पपीते की खेती के लिए 10% नर पौधे होना आवश्यक है। पूसा नन्हा वाशिंगटन, पूसा मेजेस्टी, हनीड्यू तथा पूसा ज्वाइंट, ये पपीते की ही प्रमुख प्रजातियाँ हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा तथा लखनऊ 49, जिसे सरदार भी कहते हैं, ये अमरूद की प्रमुख जो है किस्म है। सहारनपुर हो गया, नागपुर एवं बेहट कोकोनट अमरूद की बीज विहीन किस्में हैं। अमरूद की एक नवीनतम किस्म है वह है ललित। अमरूद में मौजूद विटामिन, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपका यूपी पीसीएस में कि ललित जो है किसकी प्रजाति है। अमरूद में मौजूद विटामिन सी उसके भंडारण व संरक्षण के समय भी नष्ट नहीं होता है और एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को 92 ग्राम फल प्रतिदिन लेने की अनुशंसा भी की गई। आंवला की किस्में देखा जाए तो बनारसी है, कंचन है, कृष्णा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला व प्रतापगढ़ में होता है। आंवले को अपने औषधीय गुणों के कारण ही घर का डॉक्टर कहते हैं। किसान भाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। बेल विटामिन B2 का प्रचुर स्रोत है। अंगूर की शराब बनाने वाली किस्म जिसे ब्यूटी सीडलेस, ब्लैक चंपा। सर्वाधिक विटामिन सी ये आपका बारबेडोज चेरी में पाया जाता है। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड की उपमा एवोकेडो को प्रदान की गई है। कल्पवृक्ष नारियल को कहते हैं और फलों की रानी लीची को कहा जाता है। बेर को गरीबों का फल एवं शुष्क फलों का राजा कहते हैं। अब अगला है फल व उनके खाने वाले भाग। तो इसमें पहला है बादाम, बीज खाया जाता है। आम, केला, पपीता का मेसोकार्प खाया जाता है। सेब, नाशपाती, लुकाट का फ्लेसी पुष्पासन खाया जाता है। नारियल का एंडोस्पर्म या कॉटिलिड्स खाया जाता है। अनार का रसदार टेस्टा खाया जाता है। अब है फलों में रंग या कड़ुआपन का कारण। तो बादाम में कड़ुआहट का कारण है एमाइलेडिन। आंवले में कसैलापन का कारण है टैनिन, इलोजिक, गैलिक या पॉलीफिनॉल। बेल में कड़ुआहट का कारण है मार्मेलोथसिन। पपीते में पीला रंग का कारण है कैरिका जेंथिन पिगमेंट। अब है बागानी फसल उत्पादन। तो इसमें आप देख सकते हैं फसल एक तरफ है, दूसरी तरफ दिया गया उत्पादन में शीर्ष राज्य। तो आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर बिहार।
अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश है दूसरे पे, तीसरे पे बिहार है। काजू उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर उड़ीसा है। अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे तमिलनाडु। अनार के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे स्थान पर। संतरा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर तेलंगाना है। केला उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पर गुजरात है, तीसरे पर महाराष्ट्र है। पपीता उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पर गुजरात है, तीसरे पर कर्नाटक है। लीची उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पर असम है। नारियल उत्पादन में केरल पहले स्थान पे, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर कर्नाटक। सेब के उत्पादन में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर जो है पहले स्थान पे है, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश है। बादाम उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश। वालनट तो ये भी जम्मू कश्मीर जो है पहले स्थान पे, दूसरे पर है उत्तराखंड। अब आते हैं सब्जी उत्पादन। तो सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। और आलू तो संसार के मुख्य भोज्य पदार्थों में चावल, गेहूँ एवं मक्का के बाद आलू का ही चौथा स्थान आता है। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा ये लाया गया था। आलू की प्रमुख किस्में देखा जाए तो कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी वात्सा है, कुफरी अलंकार है, अप टू डेट है। कुफरी नीलिमा हो गया। कुफरी फ्राई सोना की खेती तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में ही होती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान इस शिमला के कुफरी नामक स्थान पर है। आलू में लगने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? झुलसा है और अंगमारी, ये आलू में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। अब है सब्जियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट। तो टमाटर के फल बोरान की कमी से फटते हैं। लीफ कर्ल नामक जो है नाम वायरस जनित रोग टमाटर में ही लगता है। पूसा केतकी हो गया, पूसा दीपाली हो गया, वाइट स्नोवाल हो गया, पूसा हिमज्योति इत्यादि ये फूल गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूसा संबंध व पूसा मुक्ता पत्ता गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूसा मेघदूत हो गया, पूसा नवीन तथा सम्राट लौकी की प्रमुख किस्में हैं। शीतगृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को 3.9 से लेकर के 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना चाहिए। पूसा संयोग खीरे की प्रसिद्ध किस्म है। और प्याज व लहसुन का अनुसंधान केंद्र ये आपका पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है मसाले। तो भारत जो है ये मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। संसार के 3 बड़े मसाला उत्पादक राष्ट्र जिसमें भारत पहले स्थान पर, दूसरे पर तुर्की, तीसरे पर बांग्लादेश है। मसालों का राजा व काला सोना की उपमा काली मिर्च को दी जाती है। लौंग का वर्तिकाग्र यानी कि कली खाया जाता है। और नेक्स्ट आपका सब्जी एवं मसाले उत्पादन, ये लेटेस्ट डाटा दिया गया इसमें आप देख सकते हैं। पहले है आपका फसल, दूसरी तरफ है उत्पादन में शीर्ष राज्य। तो सब्जियां, कुल सब्जियों में देखा जाए पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरे पर राजस्थान है। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है। आलू उत्पादन में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है। टमाटर उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे पर मध्य प्रदेश। काली मिर्च में केरल पहले स्थान पे है, दूसरे पर कर्नाटक है। ये छोटी इलायची में केरल पहले स्थान पे है, दूसरे पर सिक्किम है। लहसुन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है। हल्दी के उत्पादन में तेलंगाना पहला स्थान पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। अदरक उत्पादन में असम पहले स्थान पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र। जीरा उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है, दूसरे पर है राजस्थान। अब कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड एवं उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। तो रबर बोर्ड ये आपका केरल के कोट्टायम में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी बोर्ड ये आपका हैदराबाद में है। अब है सब्जियों में रंग या कड़वापन का कारण। तो प्याज में गंध का कारण क्या है? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है। प्याज में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। मिर्च में लाल रंग का कारण है कैप्सेंथिन। गाजर में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। मिर्च में चरपराहट का कारण है कैप्सेसिन। मूली में तीखापन का कारण है आइसोसाइनेट। तिलहनों के तेल का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। आलू का हरापन सोलेनिन के कारण होता है। लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण होता है। करेले में कड़वाहट ये आपका मेरमोडिकोसाइट या ट्राइटरपाइन के कारण होता है। भिंडी में चिपचिपाहट ये म्यूसिलेस के कारण होता है। और नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में चावल, गेहूं, दलहन व मोटे अनाज शामिल हैं। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई थी। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बम्बई में की गई।
शिवरमन समिति ने नाबार्ड की स्थापना की अनुशंसा की थी। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेब में खुशबू मैलिक एसिड के कारण होता है। अब अगला है आपका पुष्पोत्पादन। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूलों की खेती और बागों को अलंकृत करने वाले वृक्ष पौधे का अध्ययन किया जाता है वह पुष्पोत्पादन कहलाता है। संसार में नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसका फूलों के व्यापार में लगभग 57% योगदान है। यूएसए एवं स्वीडन क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। आपको पता होगा कि भारत संसार का सर्वाधिक खुला फूल उत्पादक राष्ट्र है। और पायरेंथ्रम नामक पदार्थ जो कि मच्छर मारने की दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह गुलदाउदी तथा गेंदा के पुष्प से ही प्राप्त किया जाता है। बोनसाई, तो यह बौने पौधों की खेती का एक जो है जापानी कला है बोनजाई, और देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चमेली के फूल की खेती की जाती है। अब है पादप हार्मोन। इसमें पहला है जिब्रेलिन। तो इसका प्रमुख कार्य है आनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा करना, अंगूर आदि पौधों को बड़ा करना, ये सभी है जिब्रेलिन। अब है ऑक्जिन्स। तो यह प्राकृतिक रूप से नई पत्तियों तथा ऊपरी सिरे की कलियों में बनता है और बाद में यह ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। यह तने की वृद्धि, कलम फलों का विकास, शीर्ष प्रभाविता, खरपतवार को नष्ट करना, बीजों को सुसुप्त अवस्था में बनाए रखना आदि महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट आपका साइटोकाइनिन्स, यह कोशिका विभाजन व जीर्णावस्था को रोकने में मदद करता है। इथाइलिन, इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, यह एक उड़नशील यानी कि गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। एसिटिलीन व प्रोपाइलिन भी फलों को पकाते हैं। अब है सब्जी एवं फल संरक्षण। तो फलों के रस से निर्मित पेय पदार्थ देख लेते हैं। इसमें है स्क्वैश, फलों का रस जिसमें समुचित मात्रा में गुदा भी हो। दूसरा है कार्डियल, गुदा रहित फलों का रस। नेक्टर, फल व गुदा व शक्कर का घोल साइट्रिक एसिड को मिलाकर तैयार किया जाने वाला पेय पदार्थ है। बार्ली वाटर, स्क्वैश में जौ का रस मिला देने पर यह तैयार पेय पदार्थ है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट हैं प्रश्न उत्तर के क्रम में। तो फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज पाया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं निकोलस एपर्ट। मार्मलेड तैयार किया जाता है नींबू प्रजाति के फलों से। नमक की कितनी मात्रा सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? तो वह 15 से 25। अचार में नमक की कितने प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? तो 15 से 16%। जैली में अम्ल, चीनी की सांद्रता एवं जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो क्रमशः 0.5 से 1% और 65% से लेकर के 33 से 38% होनी चाहिए। अब आपका स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? तो नींबू तथा संतरा। सोडा वाटर में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त दो प्रमुख परिरक्षक हैं, तो वह सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। फलों की जैली बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो साइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। जैली में मुख्यतः कौन से फल प्रयोग किए जाते हैं? तो अमरूद, सेब, अंगूर और करौदा का उपयोग किया जाता है। जैली, जैम एवं मार्मलेड में कितने प्रतिशत शक्कर उचित होती है? तो 68%। जैम, जैली तथा मार्मलेड के तैयार पदार्थ में निम्नतम फल का अंश 45% है। सिरके में एसिटिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 10% होता है। लैक्टिक एसिड किण्वन की ऐसी अभिक्रिया है, तो यह ऑक्सी एवं अनाक्सी अभिक्रिया है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है। अब है भारत के प्रमुख कृषि संस्थान। तो एक तरफ है संस्थान, दूसरी तरफ स्थान दिया गया। भारत चीनी संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है अभी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा में है। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिकानगर राजस्थान में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग
भोपाल में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस जबलपुर में है। और नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम 2014 द्वारा की गई है। अब है आपका पशुपालन और दुग्ध उद्योग। तो भारत में जो है विश्व में भारत का पशु जनसंख्या में प्रथम स्थान है। भारत पशु गाय बैल में दूसरा स्थान और भैंस में प्रथम स्थान रखता है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 375 ग्राम प्रतिदिन है और 2017-18 डेटा के अनुसार है ये। देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पंजाब में सर्वाधिक है, दूसरा स्थान हरियाणा का है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 359 ग्राम प्रतिदिन है। और स्टॉक फार्मिंग, ये पशुओं का प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है।